नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम सीरीज़ कर रहे हैं और इस क्रम में क्लास 9th तक की जो ज्योग्राफी की बुक है, वहां तक अपना काम हो चुका है। 9th क्लास तक का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th। क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। हालांकि पिछली क्लासों में भी संसाधन के बारे में चर्चा की जा चुकी है, संसाधन को हम समझ चुके हैं, तो हम 10th क्लास पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि संसाधन को और एडवांस मोड में आज इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसाधन को समझते हैं। संसाधन को कहा जाता है रिसोर्स। संसाधन को रिसोर्स कहा जाता है। अगर संसाधन के बारे में यह कहा जाए कि कौन सी वस्तु संसाधन है या कौन सी वस्तु संसाधन नहीं है, तो उसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे, उसको कैसे हम निश्चित करेंगे कि कोई वस्तु संसाधन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, और जिसे बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। ठीक है, वो सारी चीजें क्या हैं, आपकी रिसोर्सेज हैं। दोबारा से समझें कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, उनको बनाने में, यानी जो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध हैं, उसको प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से हमारी जरूरत की वस्तु में परिणत किया जा सकता है, हमारी जरूरत की चीजों में बदला जा सकता है। वो सारी चीजें क्या है, संसाधन है। ठीक है, आर्थिक रूप से संभाव्य हैं, सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, वो सारी चीजें कैसी हैं, हमारी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। यहां इस डायग्राम की सहायता से समझें कि जो मनुष्य होता है उसके आसपास क्या होता है, भौतिक पर्यावरण होता है जिसको हम प्रकृति के नाम से जानते हैं। हम सभी के आसपास क्या है, हमारा नेचर है जिसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित होती हैं, प्रकृति में जितनी भी चीजें, जितनी भी रिसोर्सेस उपलब्ध होती हैं, उनको मनुष्य क्या करता है, प्रौद्योगिकी की सहायता से जरूरत की वस्तुओं में बदलता है। ठीक है, ये मनुष्य हो गया। मनुष्य के चारों ओर उसका भौतिक पर्यावरण है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, और इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जितनी भी रिसोर्सेज उपलब्ध होती हैं, उन रिसोर्सेज पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मनुष्य बनाता है संस्थाएं या अपने काम की वस्तुएं। ठीक है, संसाधनों के वर्गीकरण के विषय में देखते हैं। संसाधन को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उनकी समाप्यता के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनके जन्म के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं, जैव और अजैव। जैव के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जैव का मतलब है जिसमें जीवन है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, मछलियां वगैरह, पशुधन, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये कैसे हैं, जैव रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जिनमें जीवन है। अब मनुष्य एक संसाधन है, इसको हम बड़े अच्छी तरीके से प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य यानी जो हम हैं, हम भी प्रकृति में एक संसाधन की तरह हैं। ठीक है, जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सभी क्या हैं, हमारी रिसोर्सेज हैं, उनसे कुछ न कुछ हमको प्राप्त होता है। जितने भी प्राणी हैं वो भी हमारे लिए किसका काम करते हैं, रिसोर्स का काम करते हैं, संसाधन का काम करते हैं, क्योंकि प्राणियों से भी हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो ऊन हो गया, चाहे वो मीट हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती हैं। ऐसे ही मत्स्य जीवन, यानी जितनी भी मछलियां हैं, मत्स्य पालन, ये भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। जितने भी पशुधन हैं वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। और ये सारे रिसोर्सेज किस कैटेगरी में आते हैं, जैव संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जीवन होता है। दूसरी कैटेगरी है अपनी अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, जितनी भी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वे सभी अजैव संसाधनों की कैटेगरी में आती हैं। तो जैव और अजैव संसाधन जो हैं, ये संसाधनों के प्रकार हैं, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके बाद में समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में कर सकते हैं। समाप्यता मतलब उनकी समाप्ति के आधार पर कि कोई संसाधन जीवन भर उपलब्ध रहेगा या उसकी समाप्ति की संभावनाएं हैं, इस बेस पर संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
ये सारी चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको हमने बहुत शॉर्ट वे में पढ़ा था। लेकिन हम 10th क्लास को क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो नवीकरणीय जो संसाधन हैं वो क्या है? सौर ऊर्जा हो गया आपका, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, जल हो गया, वन और वन्य जीवन। ये सारे कैसे हैं? नवीकरणीय हैं, ठीक है, यानी इनकी समाप्ति इतनी जल्दी नहीं हो सकती है या हो ही नहीं सकती है। अनवीकरणीय वे होते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सके, ठीक है, जो कि दोबारा बनाया न जा सके, या फिर उसको बनने में इतना समय लगे कि उतने समय तक हम मौजूद न रहें। जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो होता है, ये जो है बन सकता है दोबारा से, लेकिन इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से किस कैटेगरी में रखते हैं? अचक्रीय कैटेगरी में, यानी इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका पेट्रोलियम है, एलपीजी है, ठीक है, पेट्रोलियम एक समय के बाद में समाप्त हो जाएगा। ये पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो निश्चित भंडार हैं, और एक समय ऐसा आएगा, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, तो एक समय ऐसा भी आने वाला है जिस जगह पर जाकर के पेट्रोलियम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या नहीं किया जा सकता है? इनकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती, ये अचक्रीय है। इसके विपरीत अनवीकरणीय साधनों में जो खनिज आते हैं, उनमें से कुछ जो धातुएं होती हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, उनको दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे किसी धातु से कोई चीज बनाई गई और वो चीज जब अनुपयुक्त हो गई, तो उसके बाद में फिर दोबारा से उसको मेटल में चेंज किया जा सकता है। तो ये आपके नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधन हो गए। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन या व्यक्तिगत या पर्सनल रिसोर्सेज क्या होती हैं? व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे आपके पास कोई चीज़ होगी, आपके पास कोई भी वस्तु हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मेरे सामने जो मोबाइल है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल जो है मेरा इस पर अधिकार है, ये मेरा व्यक्तिगत रिसोर्स है, ठीक है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। ये मेरा क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं, तो वो उनके लिए क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, जिनसे वह अपना समय बचा रहे हैं, जिनसे वह कोई नया काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन साधनों की सहायता से उनके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए क्या है? संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, या वे किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे आप देखेंगे गाँव में जो चारण भूमि होती है, चारागाह भूमि होती है, वो सबकी भूमि होती है, उस पर सभी का अधिकार होता है। उससे जो लाभ मिल रहा है या जो उससे जो बेनिफिट लिया जा सकता है, वो हर व्यक्ति ले सकता है, उस कम्युनिटी का हर व्यक्ति उसको यूज कर सकता है। शमशान भूमि, शमशान भूमि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, वह पूरे समुदाय की भूमि होती है, ठीक है। तो ये सारे संसाधन कैसे हैं? सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें, जिन पर किसी देश का अधिकार होता है, जो कि सरकार के अंडर आते हैं, या कह सकते हैं सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनको कहते हैं हम नेशनल रिसोर्सेज या राष्ट्रीय संसाधन। जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, खानों से जितने भी खनिज निकाले जाते हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन हैं, या जितने भी फॉरेस्ट हैं, वन हैं, वो सभी सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें राष्ट्रीय संसाधन हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार नहीं होता है, सभी देशों का उस पर सम्मिलित रूप से अधिकार होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार होते हैं, जैसे संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। अब इनको अलग अलग समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। संभावी संसाधन, किसी क्षेत्र में विद्यमान किंतु उपयोग नहीं। संभावी संसाधन वे हैं, देखिए संभावी मतलब जिनमें एक संभावना छुपी हुई है। ऐसी रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र में उपस्थित तो हैं, उनकी उपस्थिति का पता तो लगाया जा चुका है, लेकिन वे वर्तमान समय में यूज में नहीं है, वर्तमान समय में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, वे संभावी संसाधन है। यानी भविष्य में, निकट भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद उनको कभी भविष्य में यूज किया जा सकता हो। वो किसी क्षेत्र में विद्यमान है लेकिन वर्तमान समय में उपयोग में नहीं है, भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, वे सभी संभावी संसाधन है। विकसित संसाधनों की बात करें तो विकसित का मतलब है जो पहले से ही डेवलप हैं, ठीक है, विकसित हैं,
यानी जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनको खोजा जा चुका है, वे सभी विकसित संसाधन की कैटेगरी में आ जाएंगे। भंडार क्या होते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में तो अवेलेबल हैं, हमारे पर्यावरण में तो उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास इतनी उच्च या कह सकते हैं बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसकी सहायता से उनको यूज में लाया जा सके। वो सभी भंडार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। संचित कोष भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले संसाधन जो होते हैं वो संचित कोष होते हैं। तो ये विकास स्तर के आधार पर क्या है, संसाधनों के प्रकार हो गए। मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय की एनसीईआरटी हम पढ़ें, चाहे जैसे हम वर्तमान में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस में जो आपकी आंसर राइटिंग का जो भी काम होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिट दे सकती है। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ आपको इस चीज़ को समझाने के लिए। मान लीजिए मेंस में आपके लिए कोई आंसर आ जाता है, कोई क्वेश्चन आता है, वो किस तरीके से आता है कि संसाधन क्या हैं एवं संसाधनों के अलग अलग प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, संसाधन क्या है एवं इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए कि संसाधन के बारे में यहाँ से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद में संसाधनों का अलग अलग कैटेगराइज के आधार पर, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक आंसर अच्छा खासा यहाँ से लिखने के लिए हमारे पास जो कंटेंट है वो हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, इसको हमें स्किप नहीं करना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए जो एक कह सकते हैं बेस हमारे दिमाग में बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। अब बात करते हैं संसाधनों का विकास। ये भी एक प्रकार का प्रश्न आप इसको मान सकते हैं। प्रश्न किस तरीके से मान सकते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। संसाधनों के विकास में समस्याएं और उनके समाधानों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि संसाधनों के विकास और उनके संसाधनों के विकास में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, यानी संसाधनों का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी है, आपको एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे? संसाधनों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन को अलग अलग कैटेगरी के आधार पर किन किन भागों में क्लासिफिकेशन उनका किया जा सकता है, इसके बारे में हमने अभी सीखा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि संसाधनों के विकास में समस्याएं क्या है। संसाधनों के विकास में सबसे पहली समस्या ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए संसाधनों का क्या कर देते हैं, नुकसान करते हैं, संसाधनों का हास करते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में, क्योंकि हमारे देश बड़ी ही विविधताओं वाला देश है और हर जगह पर हर प्रकार का संसाधन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, तो संसाधनों का क्या है, असमान वितरण है। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से संसाधनों के वितरण के बारे में, तो संसाधनों का सामाजिक दृष्टि से भी असमान वितरण है। जो साधन संपन्न लोग हैं वो, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। जो समाज का कमजोर वर्ग है उसके पास संसाधनों का अभाव होता है। आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास चार पहिए वाली गाड़ी है, 4 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर है, और किसी के पास साइकिल भी नहीं है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का क्या है, असमान वितरण है, हमारी सामाजिक दृष्टि से भी और नेचुरल दृष्टि से भी, प्राकृतिक दृष्टि से भी। तो ये 2 समस्याएं हो गई। एक तो हम संसाधनों का जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं और सभी के लिए अवेलेबल हैं, उनका हम अपने स्वार्थ की खातिर क्या कर देते हैं, नाश कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से भी संसाधन जो है समान मात्रा में, जिनका हम कह सकते हैं कि समान मात्रा में उनका वितरण नहीं है। इसके अलावा हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, जिससे समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ काट रहे हैं हम, पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जो होता है उसकी समस्या बढ़ रही है। वैश्विक तापन से या अत्यधिक पॉल्यूशन से हमारी जो ओजोन लेयर है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, उनको रोकने वाली जो परत है, ओजोन परत, उसका नाश हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, पॉल्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो कृषि के क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं गिरावट, क्योंकि भूमि का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं हमारे संसाधनों के विकास में। अब इन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, या अदर वर्ड्स हम ये कहें कि संसाधनों का जो विकास है उसके समाधान के कारण क्या है, या संसाधनों का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सतत पोषणीय विकास के जितने भी
तरीके हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास, मैं प्रीवियस क्लासेस में भी इसको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम करना जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की जितनी भी हमारी नीड है, भविष्य की जितनी भी हमारी आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए संसाधन का विकास करना। मतलब संसाधन का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इससे भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए पर्यावरण का कोई भी नुकसान न हो। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे संसाधनों के विकास की संसाधनों के विकास में, तो उसको कहा जाएगा सतत पोषणीय विकास। ठीक है। बहुत से अन्य प्रयास किए गए हैं संसाधनों के विकास के लिए। जैसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इस पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढा जाए। ठीक है। इसके अलावा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर जलवायु में जो चेंजेस हो रहे हैं संसाधनों के नाश के कारण या जैव विविधता के ह्रास के कारण, तो क्या किया जाए कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र बनाया गया था, जिसमें कुछ बातें लिखी गई थी जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में थी। उस घोषणा पत्र पर इस पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। और सतत पोषणीय विकास के लिए, मतलब पूरे जो इन्वायरमेंट है हमारा, पूरे संसाधनों का जो संरक्षण है, उसके ऊपर सतत पोषणीय विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसके लिए एक एजेंडा 21 बनाया गया था। उसको स्वीकृति भी इसी सम्मेलन में दी गई थी। तो ये सारे प्रमुख ऐसे कार्य हैं जो संसाधन के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या है? सतत पोषणीय विकास के लिए जिस एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में, अब उस एजेंडा 21 को भी समझ लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है? 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको संक्षिप्त रूप में यूएनसीईडी कहा जाता है, इसमें जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए थे इस सम्मेलन में, उनकी स्वीकृत घोषणा को ही एजेंडा 21 कहा जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, हमारे सतत पोषणीय विकास के लिए जो भी लक्ष्य हैं उनकी हमको प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए कोई देश एक ही लेवल पर बैठ करके उसका जो है इम्प्लीमेंट करे चीज़ों का, बल्कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे हम देश का अपने का उदाहरण लें, इंडिया का उदाहरण लें, तो इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चीज़ें करे सारी। सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही जिम्मेदारी होनी चाहिए किसकी? पर्यावरण संरक्षण की, जैव विविधता का जो है संरक्षण करने की, या हमारे जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर आ जाइए, जितने भी स्टेट्स हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। स्टेट्स को भी अगर हम विकेंद्रीकृत करें, स्टेट्स को भी अगर हम बांटें, तो स्टेट्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, उनको भी अलग अलग रूप से जिम्मेदारी तैयार की जानी चाहिए। जिले को भी ब्लॉक्स में बांट दिया जाए, और ब्लॉक्स पर भी क्या होनी चाहिए, उनको भी अलग अलग प्रकार से जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मतलब कोई भी एक व्यक्ति एक जगह पर बैठ करके पूरे पर्यावरण को संतुलित नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें स्थानीय निकाय जितने भी हैं, लोकल लेवल पर जाकर के अपना अपना एजेंडा 21 तैयार करना होगा। और एजेंडा 21 की जो भी बातें हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और इसके अलावा आपका जो भी संसाधन संरक्षण की जो भी स्थिति है, उस सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लोकल लेवल तक काम करना होगा। ठीक है। तो ये था आपका एजेंडा 21। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, या संसाधन के लिए हमको कोई प्लानिंग करनी है, इसकी आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, क्यों हमको संसाधनों से जुड़ी हुई प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि संसाधन जो है उपलब्धता में उनके अंदर क्या है, विविधता है। मतलब किसी जगह पर आप देखेंगे लौह अयस्क ज्यादा है, किसी जगह पर तांबा पाया जा रहा है, किसी जगह पर कोई और अदर मिनरल पाया जा रहा है, कोई दूसरा खनिज पाया जा रहा है। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है संसाधनों की उपलब्धता में। किसी जगह पर कोई भी रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो है, संसाधनों का वितरण, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, संसाधनों का जो वितरण है वो कैसा है, असमान है। ठीक है। संसाधन की प्राकृतिक उपलब्धता में भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। इस वजह से हमको संसाधन से जुड़ी हुई नियोजन की बात जो है करनी पड़ती है, संसाधन से जुड़ी हुई प्लानिंग की बात जो है हमको करनी होगी। ठीक है। जैसा कि किसी प्रदेश में संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और किसी देश में
कम मात्रा में पाए जाते हैं या पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। इसी वजह से हमको संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। अब भारत में जब संसाधन नियोजन किया जाएगा तो उसके सोपान क्या है? सोपान का मतलब उसके स्टेप। ठीक है, सोपान का मतलब कह सकते हैं हम उसके स्टेप क्या है, उसके चरण क्या है कि भारत में संसाधन नियोजन किया जा रहा है, संसाधनों से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग करी जा रही है, तो उसके चरण क्या होंगे? तो पहला चरण है इसका कि सबसे पहले जो अलग अलग हमारे प्रदेश हैं उनमें संसाधनों की क्या की जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी पहचान करी जाए, और पहचान करने के बाद में उनकी एक सूची बनाई जाए। ठीक है, पहला चरण। भाई जब हम किसी समस्या को पहचानेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे करेंगे? हमको पता है हमको संसाधनों से जुड़ा हुआ नियोजन की कोई प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारे विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से जो संसाधन हैं वो कौन कौन से स्थानों पर उपलब्ध हैं या इनकी संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो संसाधनों की सबसे पहले पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद में उसकी तालिका बनाएंगे। संसाधनों की पहचान करने में जिन 3 चरणों से हमको गुजरना पड़ेगा वो क्या क्या है? सबसे पहले हमको क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जब हमको संसाधनों का पता लग जाएगा तो संसाधनों का पता लगने के बाद में हमको एक मैप की सहायता से उन सभी को शो करना होगा, यानी मानचित्र निर्माण करना होगा। और इसके बाद में संसाधनों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुमान कि यहाँ पर या किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो संसाधन हैं या रिसोर्सेज हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं उनका मापन करना होगा। तो ये 3 स्टेप हैं हमारे संसाधनों की पहचान के बाद के। ठीक है, अब जो मेनली आपका दूसरा चरण है वो क्या है कि संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौशल यानी स्किल, संस्थागत नियोजन यानी किसी भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल पर प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उनमें आपस में समन्वय बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है भारत में संसाधन नियोजन के सोपान। इसके बाद में संसाधन संरक्षण के संबंध में महात्मा गांधी का एक बहुत ही सुंदर सा कोटेशन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कुछ है जिससे हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। लेकिन किसी को अगर लालच है या किसी के लालच की संतुष्टि के लिए, किसी के सेटिस्फिकेशन के लिए, पर्सनल सेटिस्फिकेशन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और यही अक्सर करके देखा जा रहा है वर्तमान समय में, यानी हमारी प्रकृति में अगर देखा जाए तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे संसाधन हैं, अगर उनका सतत पोषणीय ढंग से उनका यूज किया जाए, एक कह सकते हैं परफेक्ट वे में, एक कह सकते हैं कि संतुलित तरीके से अगर उनका उपयोग किया जाए तो हर व्यक्ति की, समाज के हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन अगर उसी समाज में से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने स्वार्थ के लिए या अपने धनोपार्जन के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए अगर संसाधनों का दोहन करेंगे तो उस तरीके से संसाधन जो है सभी लोगों तक अपना लाभ जो है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। ये कहा था महात्मा गांधी ने। संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए उनकी एक नज़र डाल लेते हैं। संसाधन संरक्षण के लिए जैसे 1968 में रोम यानी इटली, इटली का एक क्लब था जिसको कहा जाता था क्लब ऑफ रोम, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी सबसे पहले 1968। ठीक है, 1974 में 1974 में सुमेसर एक राइटर थे, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें भी संसाधन संरक्षण के महत्व को समझाया गया था। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट, ठीक है, इसने ही सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की जो एक तरह से कह सकते हैं हम संकल्पना थी, उसका जो प्रारूप था वो प्रस्तुत किया था। और बाद में ये सतत पोषणीय विकास का जो संकल्पना थी अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से शीर्षक से जो है प्रकाशित भी की गई थी। और 1992 में आपको जानते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन जो है वो भी संसाधन संरक्षण से जुड़ा हुआ था। तो ये प्रमुख जो है कह सकते हैं डाटा है, इसको जब भी हम आंसर लिखते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि भी जैसे हम देखते होंगे अपने पास, हमारी भूमि का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है। तो इसको देख कर के कभी कभी हमको ऐसा लगता होगा कि भूमि जो है वो असीमित है, लेकिन नहीं, भूमि भी एक सीमित संसाधन है। इसलिए जो भी भूमि उपलब्ध है उसका अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग हमको बड़ी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना होगा, तभी हम भू संसाधन को बचा सकते हैं। जैसे देखा जाए पूरी पृथ्वी पर जो मैदानों की कह सकते हैं परसेंटेज है, मैदानों की जो मात्रा है वो 43% है।
इसमें से देखेंगे तो 30% जो है भूमि आपकी पर्वतों से ढकी हुई है, 27% भूमि जो है वो पठारी भूमि है। तो 27% पठारी और 30% पर्वतीय जो भूमि है, 30 और 20 50 57% जो भूमि है ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर, वो पठार और पर्वत हैं। बाकी 43% जो है वो मैदान है। खेती वगैरह की जो क्रियाएं हैं वो जनरली मैदानी क्षेत्र में ही की जाती हैं। पठारी और पर्वतीय भूमि जो होती है वो खेती के लिए इतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं होती है। तो भी देखेंगे हम आधे से बहुत ज़्यादा कम है मैदान, और इन मैदानों में भी 43% जो मैदान है, इन मैदानों में भी ऐसा नहीं है कि ये पूरे 43% भूमि जो है कृषि के लिए उपयुक्त है। इसमें से भी बहुत कम भूमि ही ऐसी है जिस पर एक सुनियोजित तरीके से खेती की जा सकती है, यानी बाकी कुछ भूमि ऐसी है जो रेगिस्तान के अंतर्गत है, बाकी कुछ भूमि ऐसी है जो अनुर्वर भूमि है, ठीक है। तो खेती के लिए भी 43% में से बहुत सी कह सकते हैं बहुत कम भूमि जो है वो कृषि क्रियाओं के लिए बचती है। तो भूमि संसाधन भी जो है हमारा कैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है। इसका भी हमको बड़े सुनियोजित तरीके से और सावधानी से योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए इसका जो है हमें को यूज करना होगा, ठीक है। अब भू उपयोग की बात करें तो भू उपयोग पर जैसे जो भूमि है हमारी उस पर वन है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि के अलावा जो अन्य कृषि अयोग्य भूमि होती है वो, और इसके अलावा शुद्ध बोया क्षेत्र, इन भागों में हम अपने जो भू उपयोग है उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वन है, देखिए वन पे तो कोई भूमि जैसे कह सकते हैं कृषि वाली क्रिया होगी ही नहीं। इसके लिए इसके अलावा कुछ ऐसी भूमि है पूरी भूमि में से, ये 43% की बात हो रही है, ठीक है। तो 43% में से कुछ ऐसी भूमि है जो कि बंजर है, जिस पर इमारतें हैं, जिस पर सड़क हैं, उद्योग हैं, उनमें जो भूमि यूज हो रखी है वो है, इस पर कृषि नहीं की जा सकती है। परती भूमि वो होती है, इस परती भूमि से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है, तो परती भूमि के बारे में पता होना चाहिए आपको कि परती भूमि किसे कहते हैं। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती जिस भूमि पर नहीं की जाती है वो परती भूमि के अंतर्गत आती है, यानी ऐसी भूमि जिसमें एक वर्ष में खेती नहीं की गई हो, लास्ट 1 ईयर में जिस पर कोई भी कृषि क्रिया संपन्न नहीं करी गई है, वो परती भूमि है। परती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि, ये परती भूमि अलग हो गई। परती भूमि के अलावा ऐसी भूमि जिस पर कृषि करी ही नहीं जा सकती है, जैसे कि स्थायी चारागाह होते हैं। चारागाह भूमि जो होती है वो सार्वजनिक भूमि होती है, उस पर कोई एक व्यक्ति जाकर के खेती नहीं कर सकता है। विविध वृक्ष वृक्ष जितने भी स्थान को घेर रहे हैं उन पर भी खेती नहीं करी जा सकती है। उपवन के अधीन जो भूमि होती है, बागों के अधीन जो भूमि होती है, उस पर भी खेती नहीं करी जा सकती है। तो ये कुछ ऐसी भूमि है जो परती भूमि के अलावा जिस पर खेती नहीं कर सकते हैं। और शुद्ध या निवल बोया क्षेत्र, शुद्ध या निवल बोया क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिस पर फसलें बोई जा रही हैं या जिस पर खेती करी जा रही है, ठीक है। तो इसमें से भी 43% में से बहुत कम भूमि बचती है जिस पर कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तथ्य, किसी भी भूमि का कितना उपयोग किया जा रहा है इसको निर्धारित करना दो तत्वों पर डिपेंड होता है। एक होते हैं भौतिक तत्व, दूसरे होते हैं मानवीय तत्व। अब ऐसे तत्व, भौतिक तत्वों में सबसे पहले हम देखेंगे कौन से हैं जो भू उपयोग को निर्धारित करते हैं, या जो यह निर्धारण करते हैं कि किसी भी भूमि का उपयोग किस चीज में किया जा सकता है या कितना उपयोग किया जा सकता है। तो भू आकृति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर समतल मैदान है, ठीक है। तो ये भू आकृति हो गई, जमीन की अलग अलग प्रकार की आकृतियां हो गई। ये ही निर्धारित करते हैं कि किस भूमि का उपयोग कहाँ किया जाएगा। रेगिस्तान है तो उसमें खेती नहीं की जा सकती, मैदान है तो उसमें खेती की जा सकती है, ठीक है। पठारी भूमि ये भी खेती के लिए इतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। पर्वतीय भूमि तो खेती के लिए होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये भू आकृति के जो तत्व है ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी भूमि के खंड का या किसी भी भूभाग का उपयोग किस चीज़ में किया जाएगा। जलवायु के आधार पर भी निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे जलवायु को भी अगर देखें तो हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार का काम नहीं किया जा सकता है, हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है। जैसे आलू हमारे यहाँ जनरली सर्दियों में बोया जाता है, तो गर्मियों में अगर हम आलू की खेती करेंगे तो क्या उसको हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हर प्रकार की चीज़ के लिए हर प्रकार की अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है, तो जलवायु भी यह निर्धारण करती है। मृदा के प्रकार के हिसाब से भी भू उपयोग निर्धारित किया जा सकता है। मैं कृषि का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मृदा है, हर प्रकार की मृदा में हर प्रकार की खेती नहीं करी जा सकती, आप जानते हैं। कपास है तो उसके लिए काली मिट्टी चाहिए, ठीक है। आलू है तो उसके लिए थोड़ी भुरभुरी या कह सकते हैं थोड़ी बलुई भूमि चाहिए, उसमें जो है आलू बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो हर प्रकार की फसल अलग अलग प्रकार की मृदा के प्रकारों में जो है उगाई जाती है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक तत्व, भौतिक तत्वों का मतलब इन पर कोई भी मानवीय क्रियाकलाप का असर नहीं है। भू आकृति प्राकृतिक रूप से अपने आप बनी है, जलवायु प्राकृतिक चीज है,
और मृदा का प्रकार भी प्राकृतिक चीज है, मृदा के प्रकार को बदला नहीं जा सकता है, तो इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई भी असर नहीं होता है। ये सारे तत्व कैसे हैं? भौतिक तत्व हैं। अब इसके बाद में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो मानवीय तत्व हैं, मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं और ये भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, प्रौद्योगिकी की क्षमता और संस्कृति एवं परंपराएं। अलग अलग कल्चर और अलग अलग जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, उन परंपराओं के आधार पर भूमि का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पे झूम कृषि, काटो या दहन पद्धति, कर्तन दहन पद्धति जिसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न जो तरीका होता है कृषि का, वो ठीक है, वो अलग अलग अपनी संस्कृति है, अलग अलग परंपराएं हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके से भूमि के अलग अलग जो है उपयोग किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी की क्षमता, हर जगह पर टेक्नोलॉजी एक जैसी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी में कमी या बढ़ोतरी अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से भी हम भूमि का उपयोग अलग अलग तरीके से कर पाते हैं। जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ परिस्थितियाँ अलग तरीके की होंगी, जहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेशन कम है वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से होंगी। तो ये सभी कैसे तत्व हैं? मानवीय तत्व हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि भारत में इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए जो वनों का प्रतिशत है वो 33% से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम जो मात्रा है वनों की वो 33% होनी ही चाहिए। किसके लिए? हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन। भूमि निम्नीकरण को क्या कहा जाता है? डिग्रेडेशन। तो भूमि निम्नीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भूमि है या जमीन है वो खेती के अयोग्य बनती है। मतलब धीरे धीरे भूमि की गुणवत्ता समाप्त होती चली जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर वह भूमि खेती लायक नहीं रहती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं निम्नीकरण। ठीक है, पेड़ पौधे एवं फसल वृद्धि के लिए इसमें, इस भूमि में क्या हो जाता है, जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो धीरे धीरे या तो कम होते चले जाते हैं या धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस में होती हैं? भूमि डिग्रेडेशन में, भूमि निम्नीकरण में। अब ये निम्नीकरण होता क्यों है? ये भी एक प्रश्न जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारणों पर एक टिप्पणी करिए। तो अगर आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, आपको एनसीईआरटी की जो चीज़ें जिस ऑर्डर में दे रखी हैं, मैंने उसी तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं, आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से, फ्लो चार्ट जिस तरीके से मैं नोट्स में बना रहा हूँ, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख रीजन्स हैं जो भूमि निम्नीकरण में सहायक हैं या जिनके कारण भूमि का डिग्रेडेशन होता है? तो कुछ मानवीय कारक भी हैं। जल अपर्दन, वायु अपर्दन, इनके द्वारा भी भूमि का निम्नीकरण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट भी भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। वन बाय वन सभी के बारे में देखते हैं। देखिए, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, इनके बारे में तो डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जल जो होता है, जैसे जल के द्वारा भी भूमि का कटाव हो जाता है। भूमि की जो ऊपरी परत होती है जिसको हम उपजाऊ परत कहते हैं, वो पानी के साथ में, यानी पानी किसी जगह पर है, बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो उसके उस क्षेत्र में क्या होगा, भूमि के जो ऊपरी पोषक तत्व होते हैं ऊपरी परत में, ठीक है, जो भी उपजाऊ तत्व होते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो सारे तत्व जो होते हैं वो पानी के साथ में बह जाते हैं, जल अपर्दन के द्वारा वो अलग हो जाते हैं। ऐसे ही वायु अपर्दन में भी यही होता है। औद्योगिक अपशिष्ट में आप देखेंगे कि जो भी फैक्ट्री है, निर्माणी है, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसका जो वेस्ट होता है, उसका जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, हानिकारक केमिकल्स वगैरह उसमें होते हैं, उनका जो है सही तरीके से निपटारा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको भूमि को यहीं वहीं यहाँ कहाँ या जल में कहीं पे भी पटक दिया जाता है या भूमि पर कहीं भी पटक दिया जाता है। तो उन हानिकारक केमिकल से, उन जो आपके जो हार्मफुल केमिकल होते हैं, उनसे क्या होता है, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट होती है और धीरे धीरे करके भूमि का डिग्रेडेशन हो जाता है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। मानवीय कारकों में देखें, मानव के द्वारा ऐसे या मानव जनित ऐसे कौन से कारक हैं जो भूमि निम्नीकरण में सहायक होते हैं, जिनकी वजह से भूमि का डिग्रेडेशन होता है? तो वनोन्मूलन। हम लोग क्या करते हैं, जैसे विशेष रूप से अगर बात करी जाए खनन की, माइनिंग जो होती है, भूमि से खोद करके किसको निकाला जाना, मिनरल्स को, ठीक है, मिनरल्स को जो निकालने की प्रक्रिया है उसको हम खनन कहते हैं, और खनन करने के लिए हम बहुत सारे वनों का नाश कर देते हैं, वनोन्मूलन कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बहुत सारे खनिजों का भंडार पाया जाता है, और इन भंडारों तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे वनों का नाश कर दिया है। अतिचारण, पशुओं का जो अतिचारण होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर अतिचारण के द्वारा, पशुओं के द्वारा, अतिचारण के द्वारा भूमि का निम्नीकरण हुआ है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि भूमि को
जैसे कि फसल को उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा सिंचाई कर दी जाए, अत्यधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। पानी लंबे समय तक उसमें भरा ही हुआ है, ठीक है। पानी भी फसल को एक निश्चित मात्रा तक चाहिए, एक निश्चित उसका लेवल होता है, उस लेवल तक ही चाहिए। अगर उसको आप ज़्यादा मात्रा में जो है सिंचाई करेंगे तो वो भी भूमि निम्नीकरण का कारण बन सकती है, क्योंकि एक बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है। किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है। आप 2 रोटी खाते हैं और 2 रोटी की जगह पर अगर आपको 4 रोटी ज़बरदस्ती खिला दी जाए तो कहीं न कहीं आपको समस्या हो जाएगी। आपको 1 गिलास पानी पीने की क्षमता है, आपको 5 गिलास पानी ज़बरदस्ती पिला दिया जाए तो भी उसमें समस्या हो सकती है। तो अत्यधिक सिंचाई भी जो है भूमि निम्नीकरण का कारण बन सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अत्यधिक सिंचाई से किन-किन स्टेट्स में मेनली भूमि का निम्नीकरण हुआ है, तो पंजाब, हरियाणा और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये क्षेत्र जो ऐसे हैं जिनमें अत्यधिक सिंचाई से भूमि के निम्नीकरण के जो है बातें देखी गई हैं। भारत में अगर देखा जाए भूमि जो निम्नीकरण भूमि है या निम्नीकृत भूमि है, वो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि से लगभग 28% जो वन है वो कैसे हैं, निम्नीकृत हैं। 56% जल अपर्दित है और 16% आपकी लवणीय या क्षारीय भूमि है, जिसका खेती की क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न नहीं की जा सकती हैं। अब भूमि निम्नीकरण को रोकने के कौन-कौन से उपाय हैं? किन कारणों का उपयोग करके, किन चीज़ों का उपयोग करके भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है? तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए? वनारोपण, पेड़ लगाने चाहिए, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला के द्वारा भी निम्नीकरण को रोका जा सकता है। जैसे कोई भूमि है, उसके चारों ओर पेड़ों की बाड़ लगा दी, ठीक है? तो जो वायु अपर्दन होगा, वो उससे रुक जाएगा और किसी भी और एक कह सकते हैं एक बड़ी हद तक जो आपका जल अपर्दन है, वो भी रुकेगा। क्योंकि जब रक्षक मेखला पेड़ों की लगाई जाएगी किसी भी भूमि के चारों ओर, तो पेड़ों की जो जड़ें हैं, वो मिट्टी को बाँधे रखती हैं, तो जल अपर्दन की जो समस्या है, वो काफ़ी हद तक इससे कम होगी। वैसे जनरली जो पेड़ों की रक्षक मेखला है, शेल्टर बेल्ट इसको कहा जाता है, ये वायु अपर्दन से बचाने के लिए की जाती है। पशुचारण पर नियंत्रण करना होगा हमको। इसके अलावा जो रेतीले टीले हैं, जो रेतीली भूमि है, जहाँ पर रेत के जो टीले हैं, उन रेतीले टीलों को क्या करना पड़ेगा, हमको स्थिरीकरण करना पड़ेगा। और रेतीले टीलों का स्थिरीकरण किस वजह से होगा, वहाँ पर हमको कंटीली झाड़ियाँ, जो कंटीली झाड़ियों वाली जो वनस्पति हैं, वो हमको लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों से, फैक्ट्रियों से जो बेकार का पदार्थ निकलता है, औद्योगिक अपशिष्ट निकलता है, उसका हमको ऐसे नहीं कि कहीं भी उसको पटक दिया, उसका एक उचित निपटान हमको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इन कारणों से हम भूमि के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। मृदा संसाधन, मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे। मिट्टी भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। मृदा बनती कैसे है, मृदा निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से कारकों का योगदान रहता है, उनको देख लेते हैं। तो ये सारे कारक आपको याद रखने हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया के जो प्रमुख कारक हैं वो है उच्चावच, यानी भूमि का जो कह सकते हैं, कहीं पर उठी हुई भूमि है, कहीं पर समतल है, कहीं पर जो है पर्वतीय है। तो ये भूमि के ऊंचाई में जो परिवर्तन है अलग अलग जगहों पर, इसको हम उच्चावच कहेंगे। जनक सेल, ठीक है, जनक सेल का मतलब होता है, मिट्टी का निर्माण भी क्या होता है, किसी न किसी सेल से होता है, ठीक है। सेलों के बारे में भी मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो ऐसी सेल जिसके द्वारा किसी पार्टिकुलर मिट्टी का निर्माण हो रहा है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां अलग अलग जनक सेलों से निर्मित होती हैं, ठीक है। तो जनक सेल भी जो है इस चीज के लिए उत्तरदायी है कि मृदा का कौन सा प्रकार कहाँ पर उपलब्ध है। जलवायु भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। वनस्पतियों की जो प्रकार है, वनस्पतियों की जो क्वालिटी है, वो भी मृदा निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जैव पदार्थ और समय भी मृदा निर्माण प्रक्रिया के प्रमुख कारक हैं। मृदा या मिट्टी एक महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है और यह जैव जैव यानी ह्यूमस जो होता है और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से मिट्टी किस कारक से निर्मित होती है। आपको ऑप्शन में दे दिया जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे कि जैव और अजैव दोनों ही प्रकार के पदार्थों से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टियों का वर्गीकरण, मिट्टी कितने प्रकार की होती है जनरली, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है वो आपको बताता है कि मिट्टी जलोढ़, काली, लाल और पीली, लेटराइट, मरुस्थली और वन मृदा, इतने प्रकार में यहाँ पर मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। और इस चैप्टर में हम इन सभी मिट्टियों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा क्या होती है, ये नदी तंत्रों के निक्षेपों से निर्मित होती है। जलोढ़ के बारे में जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मृदा जो होती है, जितने भी हमारे नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन नदी तंत्रों के पानी के साथ
जब ये नदियाँ बहती हैं तो इनके पानी के साथ में बहुत सारे मिट्टी के जो ऊपरी तत्व हैं वो एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, और जहाँ पानी का प्रवाह कम हो जाता है वहीं पर ये सारे जो निक्षेप हैं वो एक परत के रूप में फैलाकर मैदानों में छोड़ दिए जाते हैं। इनसे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय मैदान जितने भी हैं, नदी घाटियाँ हैं, पर्वतों की तलहटी पर जो मैदान बने हुए हैं जिनको द्वार, चो क्षेत्र या तराई कहा जाता है, इन सभी क्षेत्रों पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका की मात्रा इस मिट्टी में होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक पुराना जलोढ़ और एक नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि बांगर, खादर और जलोढ़ इनके बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन इनकी फसलें बहुत अच्छी तरीके से उगाई जा सकती हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, देखिए रिलेट करिए कीजिए, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए आपस में। जैसे मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रों का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इनके द्वारा पानी के द्वारा जो पोषक तत्व हैं वो बहाकर लाए जाते हैं। जहाँ प्रवाह कम हो जाता है वहाँ मैदानों में इनकी जो है परत वो बिछा दी जाती है इन नदियों के बहाव के साथ में। तो मैदानी क्षेत्र जनरली हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्रों में है। और मैदानी क्षेत्र जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पर कृषि अधिक मात्रा में होगी। और जहाँ पर कृषि की मात्रा ज़्यादा होगी, जनरल सी बात है, वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे। यानी वे क्षेत्र कैसे क्षेत्र हैं, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र इनको कहा जा सकता है। सूखे क्षेत्र की मृदा जो है वो अधिक क्षारीय हो जाती है। अब इसके बाद में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी इसको कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। काली मिट्टी का जनक शैल, जनक शैल अभी मैं बात कर रहा था आपको, हर प्रकार की मिट्टी एक प्रकार के जनक शैल से बनती है। चट्टानों से भी कुछ मिट्टियों का निर्माण होता है। तो जो जनक शैल है, जनक चट्टान है काली मिट्टी की, वो है लावा चट्टान। लावा चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी के क्षेत्रों के विषय में बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया। सौराष्ट्र क्या है, ये गुजरात का ही एक हिस्सा माना जाता है सौराष्ट्र। मालवा हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार हो गए, दक्कन का पठार का पश्चिमी हिस्सा और कृष्णा गोदावरी की घाटी, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में प्रमुख तत्व हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, फास्फोरस भी होता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। ये जो है काली मिट्टी, इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और कपास की खेती के लिए ये बड़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि खेत अपने आप जुता हुआ है। आपने देखे होंगे बहुत सारी चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी के जो क्षेत्र होंगे, जो शुष्क मौसम होता है, गर्मियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारी दरारें टाइप की आपको दिखाई देंगी खेतों में। इसके बाद में लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, इसका जो पीला रंग होता है वो जल योजन के कारण होता है, और इसका जो लाल रंग होता है वो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें हैं या सैलें हैं, उनमें जो लौह धातु होती है उसके प्रभाव के कारण जो है इसका लाल रंग होता है। ठीक है, लाल और पीली मृदा के जो क्षेत्र हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट पहाड़ी। ठीक है, और लाल मृदा के क्षेत्रों की बात करें तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जो रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, उन पर जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर लाल मृदा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है हाई टेम्परेचर हो, भारी वर्षा से जो निच्छालन की प्रक्रिया है, लीचिंग जिसको कहा जाता है, इसके परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो अधिकतर दक्षिणी राज्य हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी जो है लेटराइट मिट्टी कहीं कहीं पर पाई जाती है। ये गहरी और अम्लीय होती है, पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है। जनरली इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 से कम होता है, यानी अम्लीय प्रकृति की होती है। इस लेटराइट मृदा में चाय, कॉफी और काजू की खेती ही की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में मरुस्थलीय मृदा आ जाती है। मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है लाल और भूरा, मतलब बलुई मृदा इसको कहा जा सकता है। इसमें ह्यूमस यानी जैव पदार्थ जो होता है, जीवांश जो होता है, और नमी, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। रेतीली और लवणीय प्रकृति की यह मरुस्थलीय मृदा होती है। मृदा की सतह के नीचे क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तथा नीचे की परतों में चूना कंकड़ की सतह का निर्माण हो जाता है। जब चूना कंकड़ की सतह का निर्माण हो जाता है तो इससे इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो रुक जाता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब अंतःस्यंदन। जैसे कोई मिट्टी है, आप ग्रामीण क्षेत्रों से सभी संबंध रखते होंगे, ज़्यादातर लोग, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो वहाँ पे खेतों में आपने देखा होगा, जैसे खेतों में आप पानी डालिए, ठीक है,
एक दो बाल्टी उस खेत में डाल दीजिए, तो क्या होगा, पानी भरा दिखेगा या फिर पानी चला जाएगा अंदर की तरफ, पानी मिट्टी जो है पानी को सोख लेगी, ठीक है, क्योंकि उसका अंतःस्यंदन अवरुद्ध नहीं है, इनफिल्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस वो अवरुद्ध नहीं है, नीचे मिट्टी ही है और मिट्टी धीरे धीरे पानी को सोखती चली जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में धीरे धीरे मिट्टी की सतह होती है, मृदा की सतह, उसके नीचे कैल्शियम की परतें या कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और कैल्शियम से ही क्या बन जाता है, चूना कंकड़, ठीक है, चूना कंकड़ की एक सतह, एक लेयर का निर्माण हो जाता है, जिससे पानी उसमें डालेंगे तो पानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध है उसका, तो पानी नीचे तक नहीं जाता है, ठीक है, यानी एक तरह से पथरीली भूमि इसको हम कह सकते हैं। वन मृदा ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और नदी घाटियों में दोमट और सिल्टवार जो है इसका विस्तार है। अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है, वन मृदा में जो है वो अम्लीय प्रकृति की मृदा पाई जाती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा अपरदन किसको कहा जाता है, मृदा का कटाव, मिट्टी का कटना और मिट्टी का कटने के साथ में पानी के साथ में उसका बह जाना, वो है मृदा अपरदन। मृदा निर्माण और मृदा अपरदन ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जल मिट्टी को काटते हुए गहरी गहरी नालियां टाइप की आकृति बना देता है। जैसे आपने अगर चंबल के क्षेत्र में देखी होंगी, विशेष रूप से इटावा वाला क्षेत्र जो है, या कह सकते हैं झांसी वाला जो क्षेत्र है, इस साइड में जैसे आप आगरा से झांसी की तरफ जाएंगे तो ग्वालियर के आसपास की जो भूमि है वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी भूमि दिखाई देगी। जब आप ट्रेन से इधर उधर झांकेंगे तो जो मिट्टी है, मिट्टी में नलिकाएं टाइप की आपको दिखाई देंगी, वो अवनालिका उनको कहा जाता है और अवनालिका अपरदन जो है क्रिया के फलस्वरूप ये सारी अवनालिकाएं जो है बनती हैं। चंबल बेसिन में ऐसी ही भूमि खड्ड कहलाती है, रेविन इसको कहा जाता है। अब एक शब्द आता है चादर अपरदन, सीट इरोजन क्या होता है, पानी के साथ में जब मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है उसको हम कहते हैं सीट इरोजन, चादर अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन से संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है कि समोच्च जुताई की जाए, काउंटर प्लोइंग, ठीक है, सीढ़ीदार खेत बना करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग के द्वारा भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और रक्षक मेखला बनाकर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आज का सेशन खत्म होने के बाद में ये जो एक मैप है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, ये आपके लिए होमवर्क है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। इस मैप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे जहाँ पर आपको डार्क ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा होगा वहाँ पर्वत और वन है। ये जो डार्क ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन, ये वन वाला क्षेत्र है। तो आपको इस मैप से ये पता लगाना है कि पर्वत और वन कौन कौन से क्षेत्र पे हैं। मानचित्र का अवलोकन करिए, उसमें से देखिए कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्टेट उस जगह से लगते हैं। इसके बाद में जो आपको हल्का लाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, ये जलोढ़ का क्षेत्र है, ठीक है। तो जलोढ़ वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐसे देखिए, लाल और पीला, ठीक है, ये जो लाइनिंग आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये लाल और पीली मिट्टी को दिखा रही है, ठीक है। ये वाला कलर आपको काली मिट्टी को शो कर रहा है, ये वाला काली मिट्टी के क्षेत्र हैं सारे, ठीक है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमने समाप्त कर लिया है। फिर कल आपको इसके जो है सेकेंड वीडियो मिल जाएगा। लगातार जो है एनसीईआरटी काम चलता रहेगा। बहुत जल्दी क्लास 10th भी ख़त्म होने वाली है। आगे के जो भी नोट्स हैं, आगे की जो भी प्रिपरेशन, वो मैंने कंप्लीट कर रखी है। 11th क्लास और 11th क्लास में आपकी 2 बुक्स होंगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी। क्लास 11th में आपसे क्लास 11th में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बड़े विस्तार से। हालांकि हम 6th 7th 8th में भी जो है पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी के विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भूकंप क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, वहाँ 11th क्लास में देखने को मिलेगा। क्लास देखने के साथ साथ में आप एक काम किया कीजिए, जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें मैं अतिरिक्त बता देता हूँ, तो आप पेन पेपर लेकर के बैठा कीजिए और उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। पिछली क्लासेस जो भी हुई हैं, पिछले जो जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने उसके नोट्स बनाए होंगे और उनका आप लगातार रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया कीजिए। ये जो है मोटिवेशन का काम करता है। इससे आपका जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उससे चीज़ों की जो भी कमियां होती हैं या चीज़ें अच्छी जा रही हैं, इसके बारे में पता चलता है। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फीडबैक आपको देना भी चाहिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।